ठीक। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने आया हूँ और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हिंदी का ग्रामर। ठीक है, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, हिंदी है ग्रामर। इसमें पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है भाषा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हिंदी व्याकरण, राइट। इसमें पहला चैप्टर जो है वो है आपका भाषा। कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, क्या भाषा है हमारे देश की, ठीक है, कितने तरह की होती हैं भाषाएं, उसके बारे में सवाल आते हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत छोटा चैप्टर है, इससे सेलेक्टेड सवाल आते हैं जो हम आपको बता के फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम मूव कर जाएंगे, राइट। तो भाषा को इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज और उसके भेद। ठीक है बच्चों, भाषा की डिफिनीशन एक बार लिख लीजिए आप लोग, क्या होती है। भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। अब भाषा में सबसे पहले यह पूछा जाता है कि भाषा कितने तरह की होती है या भाषा के भेद क्या हैं। तो लिखेंगे भाषा के 3 प्रकार होते हैं। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, और आप लोगों के एग्जाम में बहुत डीप तो नहीं पूछता है, बहुत ही सिंपल सवाल पूछेगा कि भाषा इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भाषा के प्रकार में नहीं आता है। तो हमें इन तीनों के बारे में पता अगर हो जाए तो हम चौथा इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पहला जो होता है वो है, बहुत ही सिंपल है, मौखिक भाषा। ठीक है, दूसरा आता है लिखित भाषा। ठीक है, लिखित भाषा। और तीसरा जो होता है वो होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। ठीक है, इन तीनों के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, ऐसी भाषा जिसको हम बोलकर समझते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, जिसे हम बोल सके। लिखित भाषा में क्या होता है, ऐसी भाषा जिसको हम लिख करके एक्सप्लेन करते हैं या लिखित में होता है, वो आपका लिखित भाषा होता है। और तीसरा होता है सांकेतिक, जो संकेत से हम किसी चीज को हम बताते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लें, डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मौखिक भाषा में कौन कौन सा होता है, जैसे कि टेलीफोन पे हम कुछ लिखते नहीं है, बोलते हैं। तो जब टेलीफोन पे कोई वार्तालाप होती है, कोई बात होती है, तो वो होती है मौखिक भाषा। दूसरा आता है इसमें दूरदर्शन, वहां पे भी वाणी होती है, आवाज बोली जाती है और हम सुनते हैं, दूरदर्शन। ठीक है, दूरदर्शन चैनल है जो, राइट। भाषण, कोई भाषण दे रहा है तो उसको हम सुन रहे हैं क्योंकि वो मौखिक मुंह से बोल रहा है, राइट। नाटक,
नाटक जो होगा वो भी होगा, रेडियो, ये सब जो है ये बोल के होता है, इसलिए हम इसको मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा आ जाओ लिखित भाषा। लिखित भाषा में समाचार पत्र, बहुत इजीली आप बच्चों बता लेंगे कि इसमें से कौन सा लिखित भाषा है, कौन सा मौखिक भाषा है। ठीक है, समाचार पत्र, उसके बाद कहानी, कहानी सुनाई जाती है जनरली। ठीक है, जीवनी, ये लिखी जाती है कहानी, जीवनी भी लिखी जाती है ना। पत्रिका, कोई पत्रिका है, कोई लेख है या फिर पत्र है, ये सब जो होता है ये लिखित भाषा में आते हैं। सांकेतिक भाषा में जैसे कि मूक बधिर व्यक्ति, मूक बधिर व्यक्ति की भाषा, आप जानते हैं जो लोग बोल नहीं सकते वो इशारों से अपने ऐसे कुछ इशारा करके वो अपने बात को समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो होता है वो होता है सांकेतिक भाषा। ठीक है, इस चैप्टर में इतनी सी बात है कि ये 3 तरह के होते हैं। अब सवाल कुछ इस पे बने हैं, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। यहां पे मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो अब तक बने हैं वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे और उसको आने के चांसेस भी बार बार होते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है, ये सवाल आ चुका है। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट आउट लिख लें ऐसे बोल्ड में, हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत से हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, यह सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो हिंदी भाषा की लिपि जो होती है वो देवनागरी होती है। जो हम लोग लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं ना, ये देवनागरी इसको बोलते हैं, देवनागरी होती है ना। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। ये जो भाषा लिखा जाता है, ये भाषा शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। अब बच्चों ये धातु क्या होता है? धातु ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल शब्द होते हैं या रूट शब्द, रूट वर्ड जो होते हैं, कि मतलब उससे कोई शब्द दूसरा बनाया जा सके, जो इंडिविजुअल हो, जो अपने आप में सबसे छोटा हो, उसको धातु बोलते हैं। ठीक है, तो भाष से ही मिलकर के भाषा बना है ना। ये एग्जाम में आया हुआ है सवाल। ठीक है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्र भाषा निम्न में से कौन सी है? ये दरअसल सवाल बने थे। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रभाषा आपको पता है हिंदी है। ज्यादातर काम हमारे इंडिया में, हमारे भारत में हिंदी में ही होता है। ठीक है, हिंदी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है?
तो हमें पता होता है कि वर्ड होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये वर्ड। अब ये वर्ड क्या होता है? वर्ड आपको पता होना चाहिए कि वर्ड जैसे कि का, खा, गा, घा, इन्हीं सबसे ये जो होते हैं ना वर्णमाला, ये में जब आप पढ़ेंगे टोटल 52 होते हैं जो वर्णमाला, इन्हीं से मिल करके ही क्या बनता है? भाषा बनता है। इससे मिलके सबसे पहले शब्द बनता है, वर्ड से मिलके काका काका से मिलके क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द से मिलकर के एक वाक्य बनता है, और वाक्य से मिल करके सेंटेंस या पूरी भाषा जो लिखी जाती है वो बनती है। तो अगर सवाल आ गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हम लिखेंगे वर्ड, है ना। उसके बाद आता है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को वर्णित किया गया है, ये कितनी भाषाएं हैं हमारे संविधान में। हमारे इंडिया में देखिए, इंडिया बहुत ही वास्ट है, तरह तरह के कल्चर है, यहाँ पे तरह तरह की बोलियां हैं। तो ये लिस्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान में भारत में कि टोटल कितनी भाषाएं हैं जिनको इंडिया में बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक सवाल बना हुआ था। तो आप लिखेंगे वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्णमाला। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर लेता हूं, और नोट करने के लिए आप हमारी वीडियोस को पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर, हमारा है वर्णमाला, है ना। वर्णमाला हमारा ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल 2 या 3 सवाल जरूर बनते हैं, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये आप लोगों के लिए। इसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोग लिखेंगे वर्णमाला और उसके भेद। ठीक है, इस चैप्टर को रिवीजन भी बहुत मांगता है, बार बार पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात आती है बच्चों वर्णमाला। हम वर्ड को माला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक जो होता है ना, वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है। ऐसा नहीं कि का के बाद हम गा लिख देंगे, का के बाद हमेशा खा आता है, और ये जो होता है ना, ये पेयर में बनते हैं। ठीक है, 5-5 का पेयर होता है, और एक सीक्वेंस में लिखा होता है का से लेके ज्ञा तक। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वर्णमाला, है ना। इसकी डिफिनीशन एक लाइन की है, आप लोग लिख लें इसे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, राइट। अब बात आती है कि इसके भेद कितने होते हैं। तो इसके जनरली 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर क्या होता है सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। वर्ड के भेद। ठीक है, इसके 2 भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर को हम लोग बोलते हैं वॉवेल इंग्लिश में, दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट इंग्लिश में, कॉन्सोनेंट। आप लोग इंग्लिश में ग्रामर भी पढ़े होंगे, इंग्लिश का ग्रामर, उसमें
वॉवेल और कॉन्सोनेंट का भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब बात आती है सबसे पहले स्वर। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो, ऐसे वर्ड जिनको बोलने में जब हम बोलते हैं तो अन्य किसी स्वर की, अन्य किसी वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऐसे शब्द होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जो अपने आप में एक होता है, ठीक है, उसे हम स्वर बोलते हैं। और ये जो स्वर होता है वो किसी अन्य वर्ड से नहीं मिलके बना होता है। इसकी एक बार डिफिनीशन लिख लें। वे वर्ड जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर कहते हैं, ठीक है, उसे स्वर कहते हैं, राइट। अब स्वर कौन कौन से होते हैं सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ना। स्वर में देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, और लास्ट में आता है री, ठीक है। इसे हम काउंट करते हैं, देखते हैं कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 होते हैं। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है बच्चों? 11 होती है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है, राइट। ओके, अब बात आती है स्वर के भेद। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर के 2 भेद होते हैं बेसिकली। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है। स्वरों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आता है मूल स्वर। मूल स्वर, ठीक है। मूल स्वरों में इसको और इसको आप निकाल दीजिए। जो बचे वो मूल स्वर होते हैं, इसे भी निकाल दीजिए, चलिए, ठीक है। बाकी जो बच रहे हैं वो सारे क्या हैं? मूल स्वर हैं। एग्जाम में पूछता है कि कौन से मूल स्वर हैं और कौन से संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त का मतलब होता है वो स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं, है ना, ठीक है। मूल स्वरों में आप लिखेंगे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ, राइट। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, राइट, मूल स्वर। इसके बाद आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में 2 होते हैं। ए किससे मिलके बना होता है? ए 2 स्वरों से मिलके बना होता है, आ प्लस ए। इन दोनों से मिलके क्या बनता है? ए बनता है। इसमें 2 हैं बेसिकली, ठीक है। कौन कौन से हैं? ए और दूसरा आता है औ, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा औ। औ किससे मिलके बना होता है बच्चों? आ प्लस ओ। इन दोनों से मिलके क्या बना होता है? औ, राइट। ये हमारा हो गया स्वरों के बेसिकली 2 भेद होते हैं। अगर एग्जाम में आ गया स्वर के कितने भेद होते हैं तो आप लिखेंगे 2 भेद होते हैं। पहला होता है मूल स्वर, दूसरा होता है संयुक्त स्वर, ठीक है। आप लोग इसे वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, राइट। मैं इसे फिलहाल इरेज करता हूं।
ठीक है। इसके बाद आता है, फिर आता है मूल स्वरों के भेद। मूल स्वरों के भेद। आपसे ये नहीं पूछेगा मूल स्वरों के कौन कौन से भेद होते हैं या इनमें से कौन कौन सा है। सिंपली है, इसमें 3 भेद होते हैं, बस आप जान लीजिए कौन कौन से हैं। इसमें 3 भेद होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है? पहला होता है हास्व स्वर। हास्व स्वर, ठीक है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, ठीक है। और तीसरा जो होगा वो होगा प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। ये शायद आप लोग पहली बार सुन रहे हो, प्लुत स्वर, ठीक है। अब देखो हास्य स्वर क्या होता है और दीर्घ और प्लुत स्वर क्या होता है। ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमें कम समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? हास्य स्वर, ठीक है। अब बच्चों हास्य से ज्यादा जिसमें समय लगता है, इससे ज्यादा उसको, या फिर कह लें इससे दुगना, तो उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर से भी दुगना जो समय लगता है उसे हम बोलते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जानना बहुत जरूरी है। प्लुत स्वर क्या होता है? इसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे अगर कोई बोल रहा है सुनो, ठीक है, या बोला ओ, बहुत देर तक खींच के बोलते हैं, तो ऐसे स्वर जिनको बहुत दूर तक या बहुत देर तक खींच के बोलते हैं वो कहलाते हैं प्लुत। ये आपके एग्जाम में जनरली नहीं पूछे जाते हैं। हमें उतना ही पढ़ना है, हमें बहुत ज्यादा विद्वान नहीं बनना है बच्चों। ऐसे सवाल पढ़ना है जो एग्जाम में आए और हमारा काम हो जाए, जिसको हम सॉल्व करके हम इजीली एग्जाम को क्रैक कर सके। क्रैक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो हास्य स्वर और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। पहले लिखते हैं इसकी डिफिनीशन। हास्य स्वर होता क्या है? आस्व स्वर, ठीक है। लिखें जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। ये ह्रस्व स्वर कितने तरह के होते हैं? बात यहां पे आती है। ये 4 तरह के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये है बहुत इजी। एक बार जब आप पढ़ रहे हैं ना तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, हाँ 4 होते हैं। मगर जब आगे का चैप्टर पढ़ते हैं तो ये शायद आपको थोड़ा सा स्किप कर जाए कि 4 होते हैं कि 3 होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं बच्चों कि आप लोग रिवीजन जरूर करें, ठीक है। फिर इससे आप लोगों को कोई भी सवाल छूटने नहीं पाएगा। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, ऊ और री, ठीक है। ये 4 होते हैं। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, हास्व से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन लिख लें। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ मतलब होता है विस्तृत या थोड़ा समय जिसमें लग रहा हो, दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है।
ये सारा आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है, और सिलेबस में कोई भी टॉपिक को छोड़ना मतलब कि एग्जाम को आप छोड़ना, एग्जाम को क्रैक करना फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सारे हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे, और उन टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है, जो अति संभावित है, जो सवाल जिस पे बार बार बनते हैं, उस सवाल को, उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। हमारी प्रायोरिटी ये है कि आपका सिलेक्शन 100% हो और आप लोग अच्छा करें एग्जाम में, ठीक है। दीर्घ स्वर हो गया आपका ये, वे स्वर जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगता है। अब बात आती है इसमें कौन कौन से होते हैं हास्य स्वर, ठीक है। ओके, ठीक है। दीर्घ स्वर में आता है आपका, इसमें भी देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, ये सारे होते हैं दीर्घ स्वर, है ना, ठीक है। ओके, इसके बाद थर्ड आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जैसा कि हमने बताया कि एग्जाम में बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन हम आपको बताएंगे इसलिए कि पता हो, क्या पता है कि एग्जाम में आ भी जाए, ठीक है। प्लुत स्वर में जैसे कि हास्य स्वर से दुगना समय लगता है, दीर्घ में दीर्घ से भी दोगुना समय लगता है प्लुत स्वर में। इसके एग्जाम्पल लिख लें, कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सुनो, अगर किसी को बहुत दूर तक बुलाना है तो कहते हैं सुनो, राइट। ओम, है ना, या फिर हम बोलते हैं कि राम, इसको भी खींच के बोलते हैं, बहुत टाइम लगता है, तो ये क्या होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं, है ना। ये आपका हो गया स्वर, है ना। बच्चों एक एग्जाम में और पूछा जाता है कि आप बताइए इनमें से कौन सा अयोग वा है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अयोग वा, बस एक बार जानने की जरूरत है। इसमें दो होते हैं, अंग और दूसरा होता है आ, ठीक है, दो होते हैं। अंग को क्या बोलते हैं हम लोग और आ को क्या बोलते हैं, ये जानना जरूरी है, ठीक है। इसको बोलते हैं अनुस्वर, अनुस्वर, ठीक है। अनुस्वर में क्या होता है, ऊपर बिंदी होती है, राइट, ठीक है। और विसर्ग इसको बोलते हैं, है ना, ये है विसर्ग, ठीक है। बस ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इनमें से बताइए अयोगवाह कौन से दो वर्ड हैं, तो आपको पता होना चाहिए अंग और अ। अंग को बोलते हैं अनुस्वर और अ को बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। ओके, राइट। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन, ठीक है। पर बच्चों ये रेस कर देता हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं पॉज करके हमारे वीडियोस को, ठीक है। ये हम लोगों ने स्वर पढ़ लिया है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे व्यंजन। जैसे कि हमने बताया था ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यंजन। व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिन वर्डों का उपयोग या ऐसे वर्ड जिनका उपयोग हम दो वर्डों के मेल से करते हैं उसे हम व्यंजन बोलते हैं। स्वर में क्या था कि हम ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जिनका इस्तेमाल हम सिर्फ इंडिविजुअली या जिसका इस्तेमाल दूसरे वर्डों से ना मिलके बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। व्यंजन में ऐसा नहीं होता है, व्यंजन में दो वर्डों से मिलके बना होता है, या यूं कह लें कि स्वरों का इस्तेमाल होता है व्यंजन में भी, ठीक है। इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, वे वर्ड जिन के उच्चारण में स्वरों का योगदान होता है या मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, ठीक है, व्यंजन बोलते हैं, राइट। ओके, अब बात आती है कि इसमें व्यंजन में कौन कौन सा होता है।
इसके प्रकार होते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। दूसरा होता है अंतःस्थय, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऊष्म व्यंजन। कौन सा पढ़ेंगे, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, इसको लिखने के लिए हम लोग 5-5 का पेयर बनाएंगे जो का खा गा गा पढ़ते थे, ठीक है। का खा गा घा अंगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, यही जो पेयर है 5-5 का जो हम लिखेंगे सीक्वेंस में ना, असल में इसी को हम लोग बोलते हैं वर्णमाला, ठीक है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में लिखा जाता है। का खा गा घा अंगा, फिर चा छा जा झा इया, ठीक है। टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, ठीक है। पा फा बा भा मा, है ना। ये जो होता है का ना, इसको हम लोग बोलते हैं का वर्ग। क्यों बोलते हैं कि ये जो वर्ग है ना, ये इसका पहला वर्ड का वर्ग कहलाता है। इसमें का से लेके अंगा तक आता है, का खा गा घा अंगा, ठीक है। और का वर्ग को हम लोग बोलते हैं कंठ व्यंजन। बच्चों क्यों कंठ व्यंजन बोला जाता है, क्योंकि इसे हम अपने कंठ से, मतलब ओइसोफेगस, ये जो होता है ना गले के नीचे जो होता है, इससे हम लोग बोलते हैं, यहां से आवाज निकलती है। आप लोग बोल के भी समझ सकते हैं, जैसे कि का खा गा, अंदर से आवाज निकल रही है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंठ व्यंजन। एग्जाम में पूछा गया है कि आप बताइए कि कौन सा इसमें से कंठ व्यंजन है, एक दे देगा, बाकी इसमें से दे देगा 3, तो पॉइंट आउट करना होगा, हमें निकालना होगा कि कौन सा कंठ व्यंजन है। और ये जो सीक्वेंस है अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो इजीली बता सकते हैं, है ना। उसके बाद आता है चा वर्ग। चा वर्ग, चा वर्ग को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं तालु, तालु व्यंजन, ठीक है। या तालव्य भी आ सकता है, तालव्य, है ना। तालु या तालव्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो तलवे से निकलता है, इसकी जो वाणी है, जैसे कि चा छा जा झा इया, आप बोल के देख सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये तालु से निकल रही, इसलिए ये चा वर्ग में आता है। चा वर्ग वाले तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, है ना। टा वर्ग, इसको बोलते हैं मूर्धन्य या मूर्धा, मूर्धा व्यंजन, ठीक है। ये ता वर्ग है, इसको बोलते हैं दंत व्यंजन, दंत व्यंजन। क्यों बोलते हैं दंत व्यंजन, क्योंकि ये दांत से बोला जाता है, दांत का इस्तेमाल होता है इसमें। ता था दा धा ना, आप बोल के इसे समझ सकते हैं कि ये दांतों का इस्तेमाल हो रहा है इसमें, तो ये जो है क्या है, दंत व्यंजन हो जाता है। अब यहां पे ये वाला आएगा पा वर्ग। पा वर्ग में क्या होता है, ये इसको बोलते हैं ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन। क्यों बोलते हैं ओष्ठ व्यंजन, क्योंकि इसमें ओठ का इस्तेमाल होता है। पा फा, बगैर ओठ को लगाए हम इसे बोल ही नहीं सकते हैं। पा फा बा भा मा, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आप सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया, है ना। स्पर्श व्यंजन में ये सारे आते हैं, है ना। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे हम लोग अंतःस्थय। अंतःस्थय, अंतः का मतलब होता है अंदर, स्थय का मतलब होता है स्थान। जो वर्ड हम जो बोलते हैं वो अंदर से हमारे मुख से निकलता है और मुख में ही खत्म हो जाते हैं, वो अंतःस्थय कहलाते हैं, ठीक है। इसमें डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये
कौन से हैं कौन से नहीं है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है या, रा, ला और वा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों आपको पता होना चाहिए कि अंतःस्थय में कौन कौन से आते हैं, या, रा, ला, वा। बार बार इसको रट के आप एकदम से कंफर्म कर लें, ये अंतःस्थय होता है। ठीक है, ये आप लोग लिख लें। ठीक है, मैं इरेज करता हूं, वीडियो पॉज करके आप लिख लिया करें इसे, इससे टाइम की बचत होगी और सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा, है ना। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वर्णमाला ही पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन सब से क्वेश्चंस जरूर बनाए जाते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ग्रामर की जब भी बात आती है, हिंदी ग्रामर या हिंदी चैप्टर की बात आती है, तो उसमें वर्णमाला से सवाल जरूर बनते हैं। ऊष्म का मतलब क्या होता है? ऊष्मा। ऐसे वर्ड जिनको बोलने में ऊष्मा निकलता है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्मा मतलब कि जिससे घर्षण से जो ऊष्मा निकलता है उसे ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन लिख लें आप। ऊष्मा का अर्थ होता है गर्म। ऊष्मा का अर्थ होता है गर्म, ठीक है, या गर्मी। तो ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में ऊष्मा निकलती है उसे क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं ये जानने की भी बहुत जरूरत है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 4 ही होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? बड़ा शा, छोटा शा, सा और हा। बस इन्हीं चारों को आप अच्छे से पढ़ ले। ये ऊष्म व्यंजन है। ये कई बार सवाल पूछा गया है कि इनमें से बताइए कौन सा ऊष्म व्यंजन है, कौन सा नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया ऊष्म व्यंजन। ठीक है, उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन बच्चों? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त से क्या मतलब है? ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में या जो बने होते हैं 2 वर्डों से, उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये भी 4 होते हैं। अब 4 सब में पढ़ रहे हैं। 4 उसके भी होते हैं, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थय भी होते हैं और 4 संयुक्त भी होते हैं। ठीक है, कौन कौन से है ये? श्रा, उसके बाद छा, त्रा और ज्ञा। ठीक है, श्राप जो होता है वो शा प्लस रा से मिलके बना होता है। जैसा कि हमने बताया ना, संयुक्त मतलब कि 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, है ना। श्रा जो बनेगा वो आधा शा और रा से मिलके बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो शा होता है ना, यहां पे हलंत लगा दिया, मतलब कि शा को आधा कर दिया और उसमें रा जोड़ दिया, तो क्या बन गया? श्रा बन गया। ठीक है, ये पूछा जाता है कि श्रा जो है ना वो किन वर्णों से मिलके बना होता है। ऐसे 4 ऑप्शन कुछ और भी दे सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि आधा शा और रा मिलके क्या बना होता है? श्रा बना होता है। अब बात आती है छा की। ये का प्लस शा से मिलके बना होता है। त्रा, ता प्लस किससे बना होता है? रा से। ठीक है, ज्ञा, जा प्लस इया से मिलके बना होता है ज्ञा। नोट कर लीजिए और बार बार इसको पढ़िएगा, इससे सवाल आपको एक जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया, मिल सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम में आपके आए हुए हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, श्रा, छा, त्रा, ज्ञा। जा
ये सब में पहले में हलंत जरूर लगेगा, इसको आधा कर देंगे। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि हलंत हटा करके भी एक ऑप्शन बना देते हैं, ठीक है। तो हलंत जरूर रहेगा, ये का, आधा का और शा, देखिए सब में हलंत लगा हुआ है आधा करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका संयुक्त व्यंजन, है ना। अब इसके बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, विराम चिन्ह। आप लोग इसे नोट कर लें, मैं इरेज करता हूं फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे विराम चिन्ह और उसके प्रकार। विराम चिन्ह, ठीक है। एक गुरु है, उनका नाम है श्री कामता प्रसाद। उन्होंने विराम चिन्ह बताया है, कितने तरह के होते हैं? 20 तरह के होते हैं। इनके अकॉर्डिंग 20 प्रकार के होते हैं विराम चिन्ह। अब लेकिन 20 प्रकार हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतने ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है या आ सकता है, ठीक है। ओके, पहला क्या होता है? पहला बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम का इस्तेमाल कब होता है? जब कोई वाक्य लिख करके उसको थोड़ी देर के लिए हम विराम लेते हैं, उसके बाद फिर वाक्य लिखते हैं, तो वहां पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। दूसरा है, एक खड़ी डंडी ऐसे पाई बना दिया, इसका मतलब होता है पूर्ण विराम। क्या होता है? पूर्ण विराम। मतलब कि वाक्य, जहां पे वाक्य के आगे खत्म हो जाए, मतलब कि आगे उसके बाद वो सेंटेंस, वो वाक्य कंप्लीट हो जाए, वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पूर्ण विराम, है ना। तीसरा आता है आपका, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है प्रश्न विराम। प्रश्न विराम, है ना। चौथा आप लोग पढ़ेंगे, एक खड़ी डंडी बनाया, उसके नीचे एक छोटा सा बिंदी लगा दिया, इसको बोलते हैं विस्मयादि। विस्मयादि बोधक। ये क्या होता है साहब? ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, जहां पे जैसे कि आपकी सडन फीलिंग का आपको इस्तेमाल होता है, ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, उसमें यहां पे ये इस्तेमाल होता है। जैसे कि अच्छा, ओ, वाव, ठीक है, वाव तो खैर इंग्लिश में होता है, तो ये आप क्या होगा? विस्मयादि। इसमें सवाल पूछा जाता है कि ये जो है विराम, ये कौन सा विराम है? 4 ऑप्शन दे देगा, आप लगाएंगे विस्मयादि बोधक पे, या और भी कुछ पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद अल्प विराम है, अल्प विराम के ऊपर एक बिंदी लगा दिया। अब साहब ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया अर्ध विराम। क्या हो गया? अर्ध विराम, ठीक है। एक और पढ़ लेते हैं, जैसे कि एक ये वाला कोष्ठक में ये सब आते हैं, है ना। इस तरह का भी बना होता है, इस तरह का बना होता है, ठीक है। ये क्या होता है? कोष्ठक बोलते हैं इसको, कोष्ठक। ये हमारा हो गया विराम। बेसिकली इससे सवाल बनते हैं, और ये हमारा विराम खत्म हो गया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट 1 लाइन सवाल हम लोग हल करेंगे, जो एग्जाम में आए हुए हैं और फिर आ भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह के हैं, जो क्वेश्चन भी होगा उसमें और आंसर भी होगा, 1 लाइन में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, या इनमें से कौन सा है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है? तो कौन सी है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई? वर्ड है। क्यों वर्ड है? वर्ड से ही मिल करके हमारा भाषा बनता है, ठीक है। वर्ड कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आता है उच्चारण के आधार पर वर्ड के 2 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ड के 2 भेद
होते हैं। ठीक है, इसके बाद हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, यह सवाल आया हुआ है। तो 11 होती है, आप लोगों को पता है संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, हिंदी में कुल वर्णमाला कितने होते हैं? तो ये आपको पता है बच्चों 52 होते हैं या 52। ठीक है, कितने होते हैं? 52 होते हैं, है ना। अच्छा, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन शब्दों के अंत में आता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आकारांत बोलते हैं, आकारांत कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया वर्णमाला। वर्णमाला का चैप्टर हमने खत्म कर दिया। इट मींस कि 2 चैप्टर हमारे खत्म हो गए। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसे इरेज करके। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, शब्द और उसके भेद। शब्द और उसके भेद। ठीक है, इसकी डिफिनीशन आप लोग देख लें। 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं, जिनके सार्थक शब्द हो। ठीक है, सार्थक का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड मिल करके जो बनते हैं जिसका अर्थ निकले कुछ, उसे हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ठीक है, अर्थ हो जिसका सार्थक, यहां पे लिखे सार्थक अर्थ हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिए शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के पहले जो है अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं? पहला हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के दृष्टि से शब्द के भेद। अर्थ के दृष्टि से शब्द के भेद। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, सार्थक का मतलब होता है ऐसे शब्द जिसमें कोई ना कोई अर्थ जरूर हो, ठीक है, उसे सार्थक कहते हैं। निरर्थक में ऐसे शब्द जिसमें कोई अर्थ ही ना निकले उसे निरर्थक कहते हैं। सार्थक में जैसे कि हमने लिख दिया कमल, जैसे कमल लिखा हमने, ये कमल से आपको समझ में आ गया कि ये एक फूल होता है, ठीक है। अगर इसके हम वर्ड के सीक्वेंस को बदल दें, जैसे कि हम पहले यहां पे लिख दें मां, उसके बाद फिर का, फिर ला, मकल, कोई अर्थ नहीं निकला, इसलिए हम इसको बोलते हैं निरर्थक। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थक और निरर्थक। सार्थक में ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकले उसे हम क्या बोलते हैं? सार्थक। और ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले लिखने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं निरर्थक, ठीक है। उसके बाद आता है प्रयोग की दृष्टि से, आप लोग इसे नोट कर लें। फिर नेक्स्ट आता है प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद, ठीक है। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला क्या होता है? विकारी शब्द। दूसरा क्या होता है? अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी से हम क्या समझते हैं? ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पे बदल जाते हैं उसे विकारी शब्द बोलते हैं, और ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पे नहीं बदलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे विकारी शब्द में हम क्या लिखेंगे? जैसे पढ़ना, ठीक है। लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, ठीक है। इसको अगर हमने लड़का क्या है? लिंग है। अगर हमने यहां पे लड़की कर दिया, ठीक है, तो लड़की पढ़ती है ना। ये जो पढ़ता और पढ़ती है, ये यहां पे पढ़ता लिखा हमने और यहां पे पढ़ती लिखा है, तो ये जो शब्द है ना, यही दरअसल विकारी कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे बदल गया ता है और यहां पे ती है। ये जो है ना, ये लिंग के आधार पे बदल गया। लड़का क्या है? पुल्लिंग है। लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग जब आएगा तो यहां पे ये शब्द पढ़ती हो जाएगा, और जब पुल्लिंग होगा तो ये पढ़ता हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका विकारी शब्द हो गया। अविकारी शब्द में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो बदले नहीं जाते हैं, जो बदल जाते हैं उसको विकारी कहते हैं, और अविकारी में बहुत सारे आते हैं जो नहीं बदलते हैं, ठीक है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी में लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है, अविकारी कौन कौन से शब्द होते हैं। जैसे कि धीरे धीरे, धीरे धीरे, ये किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल होता है तो बदलेगा नहीं, ठीक है। आदि, ठीक है, यदि, है ना, अधिक, अधिक, ठीक है। अब देखो विकारी जो होता है वो, विकारी शब्द भी चार तरह के होते हैं। विकारी चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, ठीक है, विशेषण तीसरा हो गया, विशेषण, और चौथा क्या होगा? क्रिया, ठीक है। उसके बाद आता है अविकारी। अविकारी कितने तरह के होते हैं? ये भी चार तरह के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। पहला क्या है?
क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा क्या होता है संबंध, संबंध बोधक, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक, बोधक। ठीक है, ये हो गए आपके विकारी और अविकारी। ठीक है बच्चों, इसको बार बार आप रिवाइज करिएगा। आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय।